अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस मौजू के साथ कि किस तरीके से हम मॉडल सिलेक्शन कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर। क्या की इंसाइट्स हैं, हाउ टू डेवलप थोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडल इन रिसर्च वर्क। तो इस सिलसिले में हम जो है स्टेप्स को देखेंगे, कौन कौन से जो मॉडल्स हैं उनको हम कैसे और किन सिनेरियो के अंदर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता है कि अर्ली बिगिनिंग जो है 1900 से हुई, और पोस्ट वार जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद से ये काम जो है केंसियन दौर में ज़्यादा फैला। फिर जो है यानी क्वांटिटेटिव जो है कंप्यूटेशनल रेवोल्यूशन भी उसको कहते हैं, वो आया जिसमें जो है डाटा बेस्ड एविडेंस जो थे उसके प्रॉपर एनालिसिस और उसकी बेस के ऊपर ही थ्योरी को जो है प्रिडिक्ट करना शुरू किया गया। उससे पहले थोरेटिकल मॉडल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आ गए हमारे पास। को इंटीग्रेशन एनालिसिस जो है 1980s के एंड पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ। फिर डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल भी इकोनॉमिक्स में जो है यूज़ किए जाने लगे अर्ली 2000 से ऑनवर्ड। और आजकल जो है मशीन लर्निंग और बिग डाटा का जो है ये दौर चल रहा है। तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अगर रिसर्च करनी है एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्पेशली, तो फिर हम किस तरीके से जो है अपने मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ हैक्स हैं मॉडल सिलेक्शन के, उनको हम देख लेते हैं। मॉडल सिलेक्शन के बाद जाहिर है कि आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है, एस्टिमेशन होती है, फोरकास्टिंग या पॉलिसी एनालिसिस भी आप उसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं। तो ये यानी हमारी एस्टिमेशन रिजल्ट्स के लिए मॉडल सिलेक्शन एक जो है सेंट्रल जो है इम्पोर्टेंस रखती है, पिवटल इसका एक रोल होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड अप्रोचेस है जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। देयर आर थ्री बेसिक मॉडल्स विच कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑगमेंटिंग अदर वेरिएबल्स फॉर मेटिकुलसली एक्सप्लोरिंग impacts of those variables. The models can be categorized into standard production function, डिमांड फंक्शन जो कि डिराइव्ड होता है यूटिलिटी फंक्शन से। अगर आपको मार्शेलियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन का आइडिया है तो वो यूटिलिटी फंक्शन से या एक्सपेंडिचर अप्रोच के ज़रिए से डिराइव किए जाते हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल कुजनेट फंक्शन है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उनके अंदर इनको यूटिलाइज किया जाता है। अगर आप एक जो रियल कम्प्लेक्सिटी है वर्ल्ड की उसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनको सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपका सिंपल मॉडल जो है उन कम्प्लेक्स रियलिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है पॉलिसी सजेशन के हवाले से, तो आपका वो मॉडल जो है वैलिड कहलाता है कि रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी को जो है हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते अपने मॉडल में। तो वही बेस्ट मॉडल है जो कि बेस्ट प्रेडिक्शन कर सके हमारे अजम्पशंस के साथ। तो ये तीन जो अप्रोचेस हैं, जो फंक्शंस हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को उस वक्त जो है अप्लाई किया जाता है जब आप लेबर कैपिटल एनर्जी या एफटीआई वगैरह का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो टोटल आउटपुट को, जो कि जीडीपी पर कैपिटा हो सकती है, एग्रीगेट जीडीपी वगैरह। आप उसको एज एन एस्टिमेट यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी मेजरमेंट के लिए। इसी तरीके से डिमांड फंक्शन जो है हमारे पास, वो उस वक्त हम जब हम किसी चीज़ की डिमांड, फॉर एग्जांपल हम एनर्जी डिमांड को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसमें जो है जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा फॉर्म में जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। प्राइसेस भी आ जाएंगी और जो भी रिलेटेड वेरिएबल है डिमांड के वो उसमें जो है आप डाल सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन और डिमांड फंक्शन का बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप आउटपुट पे इफ़ेक्ट देखते हैं और यहाँ पे आप डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी वो हो सकती है और डिमांड ऑफ एन इनपुट जैसे एनर्जी है वो भी आप जो है एस्टिमेट कर सकते हो। और इस पे आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं, पॉलिसी सजेशन भी दे सकते हैं। एस्टिमेशन टेक्निक पे ये डिपेंड करेगा कि आप का ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंटल कुजनेट फंक्शन है ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप जो डिफरेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल जीडीपी, अर्बनाइजेशन, एक्सपोर्ट, एफडीआई, फॉसल फ्यूल या क्लीन एनर्जी वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर देखना चाह रहे हैं। इसके लिए भी बहुत सारी प्रॉक्सी यूज़ की जाती है। CO2 इक्विवेलेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी यूज़ किया जाता है। टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो उससे भी ज़्यादा एक बेहतर इंडिकेटर है। इसी तरीके से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को भी एज एन इन्वायरमेंटल जो है वेरिएबल यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट है वो जो है
उस जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है और जो उसकी बायो कैपेसिटी, इन दोनों की रेशो को एज अ सप्लाई डिमांड बैलेंस जो है रेशो लेकर उसको भी यूज़ किया जाता है टू सी के इम्पेक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल्स का, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया इनके अलावा भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आप सबसे पहले बेहतर ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू जो है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसको स्टडी करें और स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्टिकल्स हैं उनको आप सिलेक्ट कीजिए, और उसकी बेस के ऊपर फिर आपको ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन हो जाएगी कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन, तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड, उसकी ये फॉर्म होती है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ a k l, और अगर हम इसकी जो है लॉग लीनियलाइजेशन कर लें तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, जहाँ पे बीटा ज़ीरो जो है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा वन जो है कैपिटल का जो है कोफिशिएंट, और बीटा टू जो है वो लेबर का कोफिशिएंट, और ये इलास्टिसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब आप नेचुरल लॉग इनका ले लेते हैं। तो इसी तरीके से आप इस फंक्शन के अंदर जो है एनर्जी, लैंड या कोई एफडीआई या जो भी आप वेरिएबल एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जांपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी वो ए के ऊपर हम ये अस्यूम कर रहे होते हैं कि उसको वो इम्पैक्ट करता है, और उसके ज़रिए से वो यहाँ पे आ सकता है स्टैंडर्ड हमारे फंक्शन के अंदर। और इसकी आप जो है डिफरेंट जो है कॉप डगलस इलास्टिसिटी फंक्शन भी है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन भी होता है, ट्रांसलॉग कॉस्ट जो है इलास्टिसिटी फंक्शन भी हमारे पास होता है। ये इसकी डिफरेंट अकसाम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास जो है नेक्स्ट है वो डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन ये है कि अगर किसी भी कोई प्रोडक्ट है या कोई जो है इनपुट है, जैसे एनर्जी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, उसकी डिमांड जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो थ्योरी से आते हैं। उसकी अपनी इनकम जो है, प्राइस है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा हो सकता है, ये सीपीआई हो जाएगा, और इसी तरीके से जो रिलेटेड प्राइसेस हैं उनकी अपनी एनर्जी की प्राइसेस भी हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस भी हो सकती हैं। तो उस हवाले से आप जो है इस फंक्शन को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं, और इस सिलसिले में जो हमारी वीडियोस हैं चैनल पे मौजूद हैं, हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उनको भी आप वॉच करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है। तो उससे हमें बेहतर आइडिया होता है कि हम कौन सा लिटरेचर गैप अवेलेबल है और हमने कौन से मॉडल को यूज़ करना है। तो ये एक दूसरा मॉडल है जिसको डिमांड साइड के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी भी लॉग लीनियर या उसको विदाउट लॉग भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म इसकी यूज़ की जा सकती है। तो अगर आप इसका लॉग ले लेंगे तो ये इलास्टिसिटी बन जाता है, लेकिन अगर आपने लॉग नहीं लिया तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये मार्जिनल अफेक्ट है, यानी वो फिर इलास्टिसिटी या परसेंटेज फॉर्म में नहीं रहता है। इट डिपेंड्स कि आपने लॉग लिया है या नहीं लिया है। आपका सुपरवाइज़र आपको बेहतर गाइड कर सकता है, और आप जो पब्लिश्ड रिसर्च हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन ये है कि इन्वायरमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का स्केयर भी यूज़ किया जाता है। ये थ्योरेटिकल मॉडल है कि एट अ हायर लेवल जो है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसी तरीके से Z या Z से यहाँ पे मुराद है कंट्रोल वेरिएबल, जिसमें पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ओपननेस, एफडीआई, कोई भी आप दीगर वेरिएबल्स डाल सकते हैं इस मॉडल के अंदर, और उनको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस मॉडल को जो है इसमें Y3 भी कुछ रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इसमें यानी वाई स्केयर के साथ साथ Y3 को भी यूज़ किया हुआ है। तो ये आप अपने जो सुपरवाइज़र है उससे डिस्कस कर सकते हैं, या जो मेन मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं उसके हवाले से भी जो है आप इसको डेवलप कर सकते हैं कि नॉन लीनियरिटी को किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है मॉडल में बेहतर तरीके से। तो ये उसकी एक किस्म की जो है लॉग लीनियर फॉर्म है, जो कि इलास्टिसिटी की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल का नेचुरल लॉग नहीं लिया तो वो फिर इलास्टिसिटी नहीं है, उसको फिर आप उसके यूनिट के हवाले से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी आप ले रहे हैं उसके हवाले से आप मेजर करेंगे। इसी तरीके से कुछ जनरल टिप्स हैं रिसर्चर के लिए, अगर आप एक अच्छी रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप जो है अगर मल्टीपल मॉडल्स ले रहे हैं, बेहतर यह है कि आप उनको लॉग लीनियराइज कर लें, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक टर्म्स आप उसमें ऐड करें, जैसे वाई स्केयर है या वाई का जो है क्यूब भी हो सकता है,
ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर कर सकता है। इसी तरीके से कंट्रोल वेरिएबल जो है, जो रिलेटेड वेरिएबल हैं, आपको रिसर्चेस पढ़नी पड़ेंगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से वेरिएबल हम अपने मॉडल में डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो कोफिशेंट्स हैं, अगर आपने लॉग लिया हुआ तो वो इलास्टिसिटीज बन जाते हैं, अदरवाइज वो लीनियर मॉडल में वो मार्जिनल इफेक्ट्स हैं, तो आपने इंटरप्रिटेशन में उसके एहतियात करनी होती हैं। यही जो स्टैंडर्ड तीन बड़े जो है मॉडल्स हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं, और इनके अंदर ही वेरिएशंस किए जाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को ऑगमेंट किया जाता है उनका जो है इम्पैक्ट चेक करने के लिए इन मॉडल्स के अंदर। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आउटपुट पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की डिमांड पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के ऊपर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो आप बेहतर तरीकाकार यही है कि आप अपने वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन कर लें कि वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। और इस सिलसिले में भी बेहतर यही है कि आप जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं उनको देखें कि वो कौन सी प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी, इन दोनों का जो है रेशो यूज़ किया जाता है। इसको इन्वायरमेंटल लोड कैपेसिटी फैक्टर कहा जाता है। ये बिल्कुल जो है लेटेस्ट है, पिछले 2-3 सालों से यूज़ किया जा रहा है एज एन इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। तो इसी तरीके से यानी आप जब लेटेस्ट रिसर्च देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि हम कौन सी प्रॉक्सीज लेंगे उन वेरिएबल को मेजर करने के लिए, और उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से जो फंक्शनल फॉर्म आप ले रहे हैं वो लॉग लीनियर है, सिंपल है, क्वाड्रेटिक है, उसके सिलेक्शन के बारे में भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही आइडिया लेना होता है। और यही मेन मॉडल है, लेकिन एग्जैक्टली आपने कैसे मॉडल को लेकर चलना है वो आपने लेटेस्ट रिसर्च से ही उसको जो है अखज़ करना होता है, और अपने सुपरवाइज़र के साथ भी डिस्कस करना होता है। इसी तरीके से आपने जो भी मॉडल है एग्जिस्टिंग पब्लिश, उसमें कुछ ना कुछ अपने जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल वेरिएबल हैं, वो आपने डालने होते हैं, ताकि ओमिटेड वेरिएबल बायस या लिटरेचर जो गैप है उसको आप फुलफिल कर सकें। इसी तरीके से जो भी प्रीवियस मॉडल यूज़ हुए हैं आप उनको साइट कर सकते हैं, और इस हवाले से फिर आप अपने मॉडल को जस्टिफाई कर सकते हैं। इन तरीके से जो हमने डिस्कस किए हैं, आप अपने मॉडल को, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, और जो उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो अपने रिसर्च वर्क या पेपर के हवाले से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।